will be dealing with the topic of sale. The provision relating to sale has been provided under section 54 under Transfer of Property Act. Now, what do we mean by the term sale? What are the essential ingredients of the sale? This is what we are going to see today. So, sale as defined under section 54 of Transfer of Property means it is a transfer of ownership. It is a transfer of ownership in exchange for price paid or promised or part paid and part promised. Student, this is the definition which has been provided under section 54. Now, while going through this particular definition, certain things we must keep in mind. Now, what are those things? Now, firstly, once again, we'll repeat this sentence. It is a transfer of ownership. It is a transfer of ownership. That is to say, the title of a particular property to be transferred from one person to the another. Now, this transfer is to take place in exchange for price paid. Here, the price only means a money consideration. Here, the price only means what? A money consideration. So, it is a transfer of ownership in exchange for price. In exchange for price means what? In exchange for money consideration. और promised और part paid and part promised. ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है उसी वक्त अमाउंट हम पेड कर दें. अमाउंट कुड बी पेड लेटर ऑन ऑल्सो. अभी हम सिर्फ प्रॉमिस भी कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए हमने पार्ट पेड किया और पार्ट प्रॉमिस कर दिया, वो भी चलेगा. So it is a transfer of ownership for a money consideration. It is an absolute transfer of all the rights in the property which is sold. अब क्या होता है यहाँ पे absolute हम क्या कर देते हैं, फाइनली सारे के सारे जो राइट्स है प्रॉपर्टी के वो ट्रांसफर कर देते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. किस लिए? फॉर मनी कंसिडरेशन. और ये मनी कंसिडरेशन पूरा का पूरा पेड भी हो सकता है या फिर प्रॉमिस भी हो सकता है या फिर पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस भी हो सकता है. Transferee has to pay entire money at once and all the rights of the sale are transferred to him. अगर मान लीजिए ट्रांसफरी ने पूरा का पूरा पैसा एक साथ पे कर दिया, देन इन दैट केस उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कोई भी राइट्स है वो सारे राइट्स ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को चले जाएंगे. नेक्स्ट इज व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ द सेल. अगर हम इसेंशियल्स ऑफ सेल देखें तो ये चार चीजें होना जरूरी है इसेंशियल ऑफ सेल के लिए. फर्स्टली द पार्टीज होना जरूरी है, सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है, मनी कंसिडरेशन होना जरूरी है एंड कन्वेंस मींस व्हाट? ट्रांसफर होना जरूरी है. ट्रांसफर कन्वेंस में सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं होता है बल्कि ट्रांसफर के अंतर्गत जितने भी राइट्स उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे है that has to be transferred from one person to the another person. Now next see one by one parties मतलब क्या होता है. पार्टीज जो है वो सेल में दो पार्टीज होना जरूरी है, एटलीस्ट दो पार्टीज होना जरूरी है. सेलर जो है उसे हम ट्रांसफरर या फिर वेंडर भी कहते हैं. जो बायर होता है उसे हम ट्रांसफरी, परचेसर या फिर वेंडी भी कहते हैं. दोनों भी पार्टीज अपने आप में साउंड माइंड की और मेजर होना जरूरी है. सेलर जो है वो ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का या फिर उसके पास में लीगल टाइटल होना चाहिए प्रॉपर्टी को बेचने के लिए. लीगल टाइटल होना चाहिए प्रॉपर्टी को बेचने के लिए. तो कौन कौन से लोगों के पास में लीगल टाइटल होता है प्रॉपर्टी बेचने के लिए? तो सबसे पहले वो ओनर हो सकता है या फिर जिस बंदे को हमने अथॉरिटी दी है या फिर क्या दिया है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दिया है, वो पर्टिकुलर बंदे को भी हम क्या बोलेंगे, उसके पास में क्या है, टाइटल है, लीगल टाइटल है टू सेल आउट दी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे सेलर मस्ट हैव अ लीगल टाइटल टू सेल द प्रॉपर्टी. Now the purchaser must not be disqualified by any law for a time being in force फ्रॉम परचेसिंग अ प्रॉपर्टी. कोई भी जो परचेसर है यानी जो अपोनेंट पार्टी है सेल की, उसको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड नहीं करना चाहिए. क्या करने के लिए? प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए. अब ऐसा क्या हो सकता है? तो देखिए हमने एक्शनेबल क्लेम जब पढ़ा था या हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन वाले पीपीटी में, तब हमने पाया कि जो पर्सन जज होते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं,
और जो कि कोर्ट ऑफिसर्स या कोर्ट से रिलेटेड लोग होते हैं वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, एक्शनेबल क्लेम को परचेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लोग क्या माने जाएंगे, बाय द वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन दे विल बी कंसिडर्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड by any law for a time being in force. So they will be disqualified by virtue of this law itself to purchase the property in the form of a actionable claim. Now next is seller or buyer may be seller or buyer. It is or the seller or a buyer may be natural person और juristic person. सेलर और बायर जो है ये नेचुरल पर्सन हो सकते हैं या फिर juristic पर्सन हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन तो आपको पता है ह्यूमन बीइंग, एंड व्हाट अबाउट juristic पर्सन? juristic पर्सन का मतलब होता है कॉरपोरेशन या फिर अदर लीगल पर्सन। नाउ सेकेंड एसेंशियल क्या था, सब्जेक्ट मैटर था। तो प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर हम उसका ट्रांजेक्शन अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करना चाहते हैं तो, क्योंकि फॉर द रीजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन के रिलेशन में ही डील करता है, एंड सो फार एज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज कंसर्न वो मूवेबल प्रॉपर्टी के कंसर्न में डील करता है। तो क्योंकि अभी हम यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। नेक्स्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, यानी हम इस एक्ट के तहत कौन कौन सी प्रॉपर्टी को बेचना और लेना कर सकते, खरीदना कर सकते हैं। सबसे पहले लैंड, द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड एंड द थिंग्स जो भी अटैच्ड है टू द अर्थ, जिसमें स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आएगा और ग्रास नहीं आएगा। नेक्स्ट इज हमने थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट पढ़ा कि मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। अब मनी कंसिडरेशन में क्या है, तो सबसे पहले प्राइस जो है ये एसेंशियल एलिमेंट है सेल का। अगर प्राइस नहीं रहेगा तो सेल कॉन्स्टिट्यूट होगा क्या, नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्राइस जो है वो असर्टन होना चाहिए, फॉर विच द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, यानी काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। वो कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्चुअली प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी है उसके हिसाब से हो, इट नॉट नेसेसरी। हो सकता है सामने वाला कम पैसों में ही बेचने के लिए तैयार है तो हम कम पैसों में ही खरीद लेंगे। तो कहने का मतलब है, बट अमाउंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, असर्टन होनी चाहिए, जिसे हम फिक्स मान सकते हैं। द प्राइस मस्ट बी असर्टन फॉर विच द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। Next is what price may be paid at the time of execution of the sale, before it in advance or after the sale. Price जो है वो कभी भी पे कर सकते हैं हम, जिस वक्त हम सेल एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस वक्त भी पे कर सकते हैं, या फिर हम पहले भी पे कर सकते हैं एडवांस में जिसे हम बोलते हैं, या फिर हम सेल के बाद में भी पे कर सकते हैं। देन inadequacy of the consideration is not any relevant factor। अगर हम बात करें कि भाई जो भी अमाउंट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए तय किया गया है वो इनएडुकेट है, तो क्या उस अमाउंट का इनएडुकेसी किसी सेल को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, तो ऐसा नहीं है। हाकिम सिंह वर्सेस राम सनेही में बेसिकली ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया था कि इनएडुकेसी ऑफ द कंसिडरेशन जो है वो अपने आप में किसी तरीके का रेलेवेंट फैक्टर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट पेड और नेसेसरी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द सेल, यानी कि अभी के अभी ही पेमेंट करो प्राइस का, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है वैलिडिटी ऑफ द सेल के लिए, फॉर द रीजन हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि ये कभी भी पे किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेल के दौरान भी किया जा सकता है, बिफोर भी किया जा सकता है, इन एडवांस में भी किया जा सकता है, एंड आफ्टर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द प्राइस जो है ये पूरा का पूरा एक साथ भी पेड किया जा सकता है, प्रॉमिस भी किया जा सकता है पेड करने का, या फिर पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस भी किया जा सकता है। इट इज सफिशिएंट इफ द कंसिडरेशन इज सफिशिएंटली मेंशन्ड अलोंग विद द मोड ऑफ द पेमेंट। सिर्फ इतना ही अपने आप में सफिशिएंट है कि कितना पैसा है और वो हम कैसे देंगे, ये चीज जो है वो सेल में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज द कन्वेयांस। कन्वेयांस जो है वो क्या होता है, कन्वेयांस का मतलब हमने क्या बोला, इट इज जस्ट नॉट सिंपली मीन्स अ ट्रांसफर, बट हियर द ट्रांसफर मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ऑल द राइट्स रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कन्वेयांस जो है वो दो मोड से हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, एक तो बात है डिलीवरी ऑफ पोजीशन के द्वारा और दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड के द्वारा। जब हम बात करते हैं डिलीवरी ऑफ पोजीशन की तो इसमें टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है जिसकी वैल्यू रुपीज लेस है, देन इन दैट केस उसे हम क्या कर सकते हैं, ईदर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या फिर मेयर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के द्वारा कर सकते हैं।
डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है पोजीशन हैंडओवर कर देना। जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड की, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड एक अनदर मोड है जिसके द्वारा हम कन्वेंस करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का। यहाँ पे भी जो दी इमूवेबल प्रॉपर्टी टेंजेबल नेचर की है और यदि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 100 रुपए या उससे ऊपर है, या फिर अगर रिवर्सनल राइट है या फिर अदर इंटेंजेबल थिंग्स है, देन इन दैट केस उसका हमको कैसे ट्रांसफर करना है, बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ही वो ट्रांसफर करेंगे। वेयर द वैल्यू ऑफ इंटेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी वैल्यू, लेकिन यदि इंटेंजेबल प्रॉपर्टी है, इंटेंजेबल प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम देख नहीं सकते पर वो कैसी है, इमूवेबल नेचर की है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमने ऑलरेडी देखा है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब कैसे हैं, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है बट इंटेंजेबल नेचर की है। तो यदि इनके वैल्यू जो है वो कुछ भी हो, चाहे 100 रुपए से कम हो या 100 रुपए से ज्यादा हो, यदि हमको इसको ट्रांसफर करना है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल। तो नेक्स्ट इज, thank you so much. I hope you have understood the concept. Today we have dealt with the definition of the sale and what are the essential ingredients of the sale. In tomorrow's lecture, we will be looking after the rights and the liabilities of the seller and the purchaser. Thank you, students, thank you for attending this session. Thank you.